हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन धाम पर और जीरो टू हीरो बैच में आपका स्वागत है। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि जीरो टू हीरो बैच हम लोगों ने स्टार्ट किया है इंग्लिश ग्रामर के लिए, जिसमें हम इंग्लिश ग्रामर का एक एक जो टॉपिक है उसे बारीकी से डाइसेक्ट करते हैं। हर पॉइंट आपको हम बताते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, किस तरीके से पूछे जाएंगे, और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, या फिर एमपी टेट हो, या फिर कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, हमेशा ध्यान रखिएगा अगर इंग्लिश लैंग्वेज आपको पूछी जा रही है तो ग्रामर इससे बाहर कभी नहीं आएगी, जो आप इस समय जीरो टू हीरो बैच में पढ़ रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि भाई सिलेक्शन हम इसलिए ही बनाया गया है जिससे आपको सिलेक्शन तक पहुंचाया जा सके। तो बस इसलिए जीरो टू हीरो बैच देखते रहिए। और आज जो टॉपिक हम लेके आए हैं आपके लिए वो है स्लैंग्स एंड सुपरफ्लुअस। जी हाँ, एक बहुत ही अंडररेटेड टॉपिक है जिसे ज्यादातर लोग पढ़ाते नहीं है, पढ़ाना पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी हम आपको बता देंगे अगर आप इंग्लिश का कोई भी पेपर देते हैं तो कम से कम 2 क्वेश्चन जो हैं वो आपको स्लैंग्स और सुपरफ्लुअस में से मिलेंगे, और बाकी कितने मिल जाएं इसकी कोई भी भरोसा नहीं। 2 तो क्वेश्चन 100% मिलने ही आपको वाले हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि स्लैंग्स और सुपरफ्लुअस क्या होते हैं, किस तरीके से पूछे जाते हैं, और कैसे हमें खुद को इनके लिए प्रिपेयर करना चाहिए। ये एक बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत मजेदार टॉपिक भी है, क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि अभी तक जो आप लिख रहे थे, अभी तक आपने जो वंडर ऑफ साइंस का ऐसे लिखा था, आपने जो एप्लीकेशन लिखी थी, आपने जो नोटिस राइटिंग लिखी थी, उसमें कितनी मिस्टेक्स आपने कमिट की थी। तो बस फिर हम लोग देखते हैं कि भाई आज कैसे स्लैंग्स और सुपरफ्लुअस को हम ऑब्जर्व करेंगे, पढ़ेंगे, उन्हें अपने बिल्कुल मन में उतारेंगे और आगे जाकर हम बहुत अच्छा स्कोर अपने लिए सिक्योर करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि भाई स्लैंग्स और सुपरफ्लुअस होते क्या हैं। तो अभी तक आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो पहली बार स्लैंग या सुपरफ्लुअस का नाम सुन रहे होंगे। तो आप ध्यान रखें कि भाई स्लैंग का अर्थ होता है अशुद्ध भाषा। जी हाँ, एक तरह से स्लैंग का अर्थ जो रहता है अशुद्ध भाषा या किसी भाषा को जो चेंज कर दिया गया हो और जो ग्रामेटिकली रूप से शुद्ध ना हो। जी हाँ, अशुद्ध भाषा ऐसी भाषा जिसे आम बोलचाल की भाषा जिसे अपन बोलते हैं कि भाई आम बोलचाल की भाषा है, लेकिन ग्रामेटिकली रूप में, ग्रामेटिकली फॉर्म में वो करेक्ट नहीं मानी जाती। आम बोलचाल में तो उसे बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला जाता है कि जैसे बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन ये ग्रामेटिकली रूप में, लिटरेचर के रूप में और किसी भी लैंग्वेज में गलत मानी जाती हैं। तो बस वही होती हैं स्लैंग। तो देखिए, हमने सबसे पहले आपको एक डेफिनेशन दी है कि स्लैंग का अर्थ अशुद्ध भाषा से है जो अनौपचारिक है और किसी विशेष वर्ग द्वारा आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग की जाती है। तो ध्यान रखें कि भाई क्या है, अशुद्ध भाषा है, लेकिन किसी विशेष वर्ग के द्वारा आम बोलचाल की भाषा में इसे क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसे प्रयोग करना इंग्लिश ग्रामर में गलत माना जाता है। तो कैसा माना जाता है, इंग्लिश ग्रामर में से गलत माना जाता है। जैसे इफ यू वर्क हार्ड देन यू विल गेट 100% मार्क्स इन एग्जाम। तो अगर तुमने मेहनत की तो तुम्हें 100% मार्क्स मिलेंगे। तो अब आप ध्यान रखिएगा कि भाई यहां पर हम लोग जब भी कभी भी लिखेंगे तो आपने देखा होगा कई लोग आपसे बोलते हैं 100% मार्क्स। क्या बोलते हैं, 100% मार्क्स, जबकि 100% मार्क्स एक स्लैंग वर्ड है। जी हाँ, ये आम बोलचाल की भाषा तो हो सकती है, लेकिन ये ग्रामेटिकली वे में इंग्लिश लैंग्वेज में सही नहीं मानी जाती। उसका कारण क्या है, बनी कैसे 100%? तो ध्यान रखेंगे कि हिंदी में होता है 100%। जी हाँ, हिंदी में क्या होता है, 100% होता है, जिसका अर्थ है 100%। तो हमारे यहाँ शतक जैसे 100 का, तो शत का अर्थ होता है 100% का मतलब परसेंटेज, तो हमारे यहाँ होता है 100%, इसलिए कहते हैं 100% तुम इस बार पास हो जाओगे, उत्तीर्ण हो जाओगे, अर्थात 100% 100% है। लेकिन अब क्या किया गया कि जिस तरीके से हम लोगों ने 100% लगाया, तो यहां पर ये शत उठा के उन्होंने लगा कि इस शत को यहां पर रखा गया है तो ये हो गया 100%। इसी तरह उन्होंने क्या किया कि भाई जो हमारा परसेंट है उसका सेंट उठा के यहां रख दिया, जो हो गया 100%, 100% जैसा फील आने लगा। तो ये ध्यान रखेंगे कि जब भी आप कभी भी किसी से बोलते हैं 100%, वो तुरंत समझ जाएगा कि आप 100% की बात बोल रहे हैं, लेकिन ग्रामेटिकली वे में लिखने के रूप में ये गलत माना जाता है, इसलिए स्लैंग है। तो यहां पर है कि भाई 100% है, लेकिन इंग्लिश में 100% जैसा कोई शब्द नहीं होता, इसे 100% को देखकर बनाया गया है, जो कि एक स्लैंग है। इसके स्थान पर हमेशा 100% का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो कभी भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें 100% का प्रयोग किया गया है, तो आपको क्या करना है, आपको करना है इसे
आपको यहां पर 100% कर देना है। बस ये ध्यान रखेंगे कि इसे 100% आपको कर देना है, इसे आप ध्यान रखें। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो अब समझ में आई कि भाई स्लैंग्स क्या होती हैं। स्लैंग्स होती है अशुद्ध भाषा जिसे शुद्ध रूप से समझ के प्रयोग किया जाता है या अनौपचारिक रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है सुपरफ्लुअस। तो सुपरफ्लुअस क्या होगा, तो जब एक वाक्य में एक से अधिक समान अर्थों वाले शब्दों का प्रयोग किया जाए तो इस स्थिति को सुपरफ्लुअस कहते हैं, जो कि ग्रामर में गलत मानी जाती है। तो भाई जब एक ही शब्द से काम हो सकता था तो फिर दूसरा शब्द उसी सिमिलर वर्ड को लगाने की या उसी सिमिलर मीनिंग को लगाने की क्या जरूरत थी। तो बस यही ग्रामेटिकली वे में गलत माना जाता है, क्योंकि भाई शुद्ध का मतलब होता है ना तो ज्यादा अच्छा ना ज्यादा बुरा, कुल मिला के एग्जैक्ट होना चाहिए। तो इसलिए हम ध्यान रखेंगे कि जैसे प्लीज रिटर्न बैक एज सून एज पॉसिबल, तो भाई जितनी जल्दी हो वापस आ जाना। अब यहाँ पे हम देखेंगे रिटर्न, रिटर्न का अर्थ भी होता है वापस और बैक का मतलब भी होता है वापस। अब यहाँ पे रिटर्न के साथ बैक लगाना सुपरफ्लुअस कंडीशन बता रहा है। क्यों, उसका कारण है कि भाई रिटर्न का ऑलरेडी अर्थ वापस आना होता है, तो बैक लगाने की हमें उसमें क्या जरूरत थी। तो रिटर्न का अर्थ वापस अर्थ होता है, जबकि बैक का प्रयोग भी वापस के लिए किया जाता है, और इसलिए दोनों का प्रयोग साथ में नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसलिए सही क्या हो सकता था, प्लीज रिटर्न एज सून एज पॉसिबल, भाई जल्दी आ जाना जितनी जल्दी हो सके, और प्लीज कम बैक एज सून एज पॉसिबल, भाई वापस आ जाना जितनी जल्दी हो सके। तो बस इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं हम सुपरफ्लुअस। तो जब एक ही अर्थ के दो मीनिंग का प्रयोग एक ही वाक्य में किया जाए वो सुपरफ्लुअस है, और जब गलत भाषा का प्रयोग किया जाए, आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाए, तो उसे स्लैंग कहते हैं। ठीक है, तो इसे अब ये क्लियर हुआ आपको। तो अब अगर कोई भी पूछे आपसे कि भाई स्लैंग क्या होता है, सुपरफ्लुअस क्या होता है, तो हम बहुत इजी वे में बहुत अच्छे से उसे बता सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ स्लैंग्स और सुपरफ्लुअस कि भाई इसमें दिक्कत क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कजन के साथ हमेशा ब्रदर और सिस्टर का प्रयोग नहीं किया जाता, जबकि हम लोग आम बोलचाल में बोलते हैं मेरा कजन ब्रदर, मेरी कजन सिस्टर। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे कि कजन के साथ ब्रदर और सिस्टर का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कजन का अर्थ ही चचेरा या ममेरा भाई या बहन होता है। ठीक है, क्या होता है, ममेरा भाई या बहन होता है। तो राधा इज माई कजन सिस्टर, शी इज डॉक्टर इन एम्स। तो यहां पर ये बी वाला ऑप्शन आपका गलत होगा। ऐसे ही आपको एग्जाम में कई सारे पूछे जाएंगे, कई सारे बताए जाएंगे। तो राधा इज माई कजन सिस्टर, शी इज अ डॉक्टर इन एम्स, तो ये हो जाएगा कि भाई राधा इज माई कजन, बस सिस्टर लगाने की हमें कोई जरूरत नहीं है, तो बी वाला सही होगा इसमें। ठीक है, उसके बाद फिर ध्यान रखेंगे काइंडली रिक्वेस्टेड का प्रयोग करना गलत है, क्योंकि रिक्वेस्ट पहले से ही काइंड होती है। तो सही बात है भाई, जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो तो आप विनम्रता के साथ बोलते हो कि सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपसे अनुरोध है। ठीक है, तो वो सही है, हिंदी में विनम्र अनुरोध बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश में रिक्वेस्ट इटसेल्फ इज अ काइंड वर्ड। तो भाई उसके लिए तो आपको काइंडली लगाने की जरूरत नहीं है, जबकि हम लोग क्या लिखते थे, हमेशा एप्लीकेशन में ऐसे शब्द यूज करते थे और वो सही भी होते थे। अब ध्यान रखिए, ऑल द मेंबर ऑफ द बोर्ड्स आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू अपीयर इन द नेक्स्ट मीटिंग। तो यहाँ पर सी वाले में आपको रिक्वेस्ट के साथ जो काइंडली लगा है उसे हटाना पड़ेगा, बिकॉज रिक्वेस्ट इटसेल्फ अ काइंड वर्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है फाइनल कंक्लूजन कहना हमेशा गलत होता है। तो भाई फाइनल कंक्लूजन कहना हमेशा गलत होता है, उसका कारण है क्योंकि कंक्लूजन का अर्थ ही होता है अंतिम। ठीक है, उपसंहार, जो भाई सारी चीजें पढ़ने के बाद जो चीजें हमें मिलती हैं, इट इज कॉल्ड कंक्लूजन। कहते हैं ना कि एट द कंक्लूजन हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं। तो यहाँ पर कंक्लूजन का अर्थ अंतिम ही होता है, और फाइनल का मीन्स भी अंतिम होता है। तो यहाँ पर फाइनल कंक्लूजन कहना हमेशा गलत होता है, क्योंकि कंक्लूजन सदैव फाइनल होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कभी भी फाइनल कंक्लूजन नहीं कहेंगे हम, हमें कहने की जरूरत नहीं है, कंक्लूजन इटसेल्फ फाइनल। ठीक है, उसके बाद है फ्यूनरल सर्विस। फ्यूनरल सर्विस, फ्यूनरल का मतलब होता है अंतिम संस्कार, है ना, अंत्येष्टि। ठीक है, तो यहां पर अपन ध्यान रखेंगे कि भाई फ्यूनरल अपने आप में एक सर्विस होती है, क्योंकि जब कोई इस दुनिया से चला गया तो आप सेवा ही तो कर रहे हैं उसके, ये सारे काम करके। तो इट इज कॉल्ड फ्यूनरल में सर्विस लगाना उचित नहीं माना जाता, गलत माना जाता है। तो इसलिए फ्यूनरल का ही प्रयोग करें, फ्यूनरल सर्विस का प्रयोग ना करें, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद आई सडनली केम अक्रॉस विथ माई कजिन इन द मार्केट यस्टरडे। ठीक है, तो यहाँ पे कजिन के साथ ब्रदर सिस्टर नहीं है, तो ध्यान रखेंगे, अच्छा है। लेकिन अब ध्यान रखेंगे कि कम अक्रॉस एक फ्रेज होती है। ठीक है, क्या होती है, फ्रेज होती है। फ्रेज हमने पूरी आपको करवाई है, इडियम एंड फ्रेजेस। ठीक है, तो कम अक्रॉस जो है वो एक फ्रेज होती है, और फ्रेज का अर्थ होता है कम अक्रॉस का अचानक से मुलाकात होना, टू मीट सडनली। ठीक है, तो कम अक्रॉस
टू मीट सडनली, अचानक मुलाकात होना है, इसी कारण से कम एक्रोस के साथ सडनली और विथ का प्रयोग नहीं किया जाता, ध्यान रखेंगे, क्योंकि कम एक्रोस का अर्थ ही होता है अचानक मुलाकात होना, टू मीट सडनली, और जब भी टू मीट है तो विथ लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप किसी के साथ ही मुलाकात करने वाले हैं। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि भाई कम एक्रोस टू मीट सडनली के कारण हमें यहां पर जब भी हम यूज करेंगे तो सडनली भी हटाना पड़ेगा और विथ भी हटाना पड़ेगा, जो हमने आपको इस तरीके से दिया है, ठीक है। वैसे आपको हमेशा एक में ही कहीं गलती मिलेगी, हो सकता है सडनली मिले तो सडनली हटाइए, हो सकता है सडनली ना मिले तो विथ हटाइए। कुल मिला के सडनली और विथ दोनों कम एक्रोस के साथ कभी प्रयोग नहीं होंगे। जैसे आई केम एक्रोस माई कजिन इन द मार्केट यस्टरडे, तो कल मेरी अचानक से मुलाकात मेरी कजिन से हो गई मार्केट में, ठीक। तो इसे आप ध्यान रखें। चलिए, उसके बाद निम्न शब्दों के साथ बैक का प्रयोग नहीं किया जाता। जी हाँ, निम्न शब्दों के साथ बैक का प्रयोग नहीं किया जाता। देखें जरा अपन, तो सबसे पहले रिटर्न, रिटर्न का मतलब वापस करना होता है। उसके बाद है रिम्बर्स, रिम्बर्स का अर्थ होता है भुगतान करना, पुनः भुगतान करना, ठीक है। जब भी कोई आपसे पैसे ज्यादा चले गए किसी के पास, तो वो जो आपको पैसा वापस देगा इट इज कॉल्ड रिम्बर्स करेगा। क्या करेगा? रिम्बर्स करेगा। तो बैक नहीं लगाना चाहिए, पुनः भुगतान। रिट्रीट का मतलब यहां से आए थे वहीं वापस चले जाना। सेना के लिए अक्सर कर रिट्रीट का प्रयोग होता है, द आर्मी इज रिट्रीटिंग, ठीक है। तो मतलब यहां से आई थी वहीं वापस लौट रही है, तो बैक लगाने की जरूरत नहीं होगी। उसके बाद है रिसीट, रिसीट का मतलब है यहां से शुरू किया था वापस वहीं आ जाना, इट इज कॉल्ड रिसीट। उसके बाद है रिकॉल, रिकॉल का मतलब दोबारा से बुलाना। रिकैपिटुलेट करना, ठीक है। रिकैपिटुलेट का मतलब दोहराना किसी चीज को। रिकास्ट का मतलब फिर से लिखना। रिट्रेट का मतलब भी दोहराना होता है, बार बार किसी चीज को दोहराना, है ना, रिट्रेट होगा। उसके बाद रिगेन का मतलब फिर से पाना। रिबॉर्न का मतलब फिर से जन्म लेना। रिबिल्ड का मतलब फिर से बनाना। और रिपीट का अर्थ होता है वापस से दोहराना, फिर से दोहराना, ठीक है। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि ये जितने भी वर्ड्स हैं इनके साथ कभी भी बैक का प्रयोग नहीं किया जाता। इनके साथ आपको बैक का प्रयोग करके इन्हें सुपरफ्लुअस बना दिया जाएगा। क्या बना दिया जाएगा? सुपरफ्लुअस बना दिया जाएगा, और इसी वजह से ये गलत हो जाएंगे। तो जैसे यहां पर हमने एक एग्जाम्पल दिया है, द गवर्नमेंट हैज रिम्बर्स बैक माई मनी, तो गवर्नमेंट ने मेरा पैसा वापस लौटा दिया जो इनकम टैक्स में गलत कट गया था, जो मैंने पहले से अपना टीडीएस कटवा दिया था, उसके बाद मुझे पैसा वापस किया गया। द गवर्नमेंट हैज रिम्बर्स माई मनी, तो यहां पर आप देखेंगे रिम्बर्स के बाद बैक की जरूरत नहीं है। तो इन शब्दों को आप ध्यान रख लीजिए, वीडियो को पॉज करके या रिवाइज कीजिए। हमने सबका अर्थ हिंदी में बताया हुआ है, तो आप इसे नोट कीजिए और एक अच्छे स्टूडेंट की तरह इनके अच्छे नोट्स बनाइए। थोड़ा सा सब्र रखिए, प्रैक्टिस कीजिए, 100% रिजल्ट आपके फेवर में ही आएगा। उसके बाद है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के साथ म्यूचुअल का प्रयोग नहीं किया जाता। जी हाँ, एग्रीमेंट अपने आप में समझौता होता है, और समझौता होता है आपस में। जी हाँ, अगर हमें आपकी जमीन खरीदनी है और आपको अपनी जमीन बेचनी है तो ही समझौता हो सकता है, अदरवाइज आपको बेचनी नहीं है और हमें खरीदनी है, या हमें खरीदनी नहीं है आपको बेचनी है, तो फिर समझौता नहीं हो पाएगा, एग्रीमेंट नहीं हो पाएगा। तो म्यूचुअल का अर्थ होता है आपसी सहमति, आपसी संबंध, ठीक है। तो इस वजह से एग्रीमेंट ऑलरेडी आपसी होता है, तो हमें उसमें म्यूचुअल लगाने का जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो देयर इज अ म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन बोथ ऑफ देम, तो उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट है। तो ये गलत हो गया है सेंटेंस, क्योंकि एग्रीमेंट के साथ म्यूचुअल नहीं आता। देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन बोथ ऑफ देम, ये सेंटेंस सही है, क्योंकि इसमें आपने म्यूचुअल का प्रयोग नहीं किया है, ठीक है। चलिए, उसके बाद इसी तरीके से म्यूचुअल फ्रेंड, ये भाई इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे जो है आपने म्यूचुअल फ्रेंड देखे होंगे। अब म्यूचुअल फ्रेंड का अर्थ गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जैसे आपने हमारी प्रोफाइल खोली है, हमने आपकी प्रोफाइल खोली, तो उसमें हमें दिखता है भाई म्यूचुअल फ्रेंड। म्यूचुअल फ्रेंड का मतलब यहाँ पर होता है कॉमन फ्रेंड, जो सही वर्ड है। तो म्यूचुअल फ्रेंड के स्थान पर हमें कॉमन वर्ड का या कॉमन फ्रेंड का यूज करना चाहिए। उसका कारण है, कॉमन का मतलब कि रोहन आपका भी फ्रेंड है, हमारा भी फ्रेंड है, तो रोहन कॉमन फ्रेंड है। म्यूचुअल फ्रेंड का मतलब होगा कि हम दोनों ने आपसी सहमति से उसे दोस्त बनाया था, तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखेंगे कि भाई म्यूचुअल फ्रेंड जो है उसकी जगह कॉमन फ्रेंड कहना सही होता है। इसी तरह म्यूचुअल इंटरेस्ट, तो म्यूचुअल इंटरेस्ट कहना गलत होगा, कॉमन इंटरेस्ट होता है एक समान रुचियां, ठीक है, आपसी सहमति से बनी रुचि नहीं, ठीक। चलिए, उसके बाद फिर इंग्लिश टीचर के स्थान पर टीचर ऑफ इंग्लिश कहना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है भाई। इंग्लिश टीचर का अर्थ हो जाएगा, इंग्लिश का मतलब होता है ब्रिटेन का निवासी, इंग्लैंड का निवासी, जैसे अपन ब्रिटिशर्स कहते हैं उन्हें इंग्लिश भी कहते हैं। तो इंग्लिश टीचर का मतलब हो जाएगा विदेशी शिक्षक जो इंग्लैंड से आया है। जबकि हमें आपको बताना है कि भाई इंग्लिश भाषा का
शिक्षक। तो हम इसकी जगह बोले कि भाई टीचर ऑफ इंग्लिश, तो जैसे मिस्टर शर्मा इज एन इंग्लिश टीचर, ही इज वेरी वाइज एंड एमिएबल। तो मिस्टर शर्मा एक इंग्लिश टीचर है, वो काफी ज्यादा वाइज हैं और एमिएबल में मिलनसार भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मिस्टर शर्मा इज अ टीचर ऑफ इंग्लिश, ही इज वेरी वाइज एंड एमिएबल। तो भाई मिस्टर शर्मा टीचर ऑफ इंग्लिश है, ये कहना सही है। वैसे भी कभी भी आप टीचर को बोलो तो आप हमेशा बोलो टीचर ऑफ मैथमेटिक्स, टीचर ऑफ फिजिक्स, टीचर ऑफ इकोनॉमिक्स, टीचर ऑफ हिंदी, टीचर ऑफ संस्कृत, ये कहना सही माना जाता है। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों के साथ नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता। तो भाई ध्यान रखेंगे, जितने भी ये सारे वर्ड आपको दिख रहे हैं, इनके बाद कभी भी नॉट या किसी भी नेगेटिव शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। उसका कारण है कि ये सब ही अपने आप में ही नेगेटिव होते हैं, जी हाँ, नकारात्मक होते हैं, और नकारात्मक होने की वजह से इनके बाद कभी भी नॉट या किसी भी ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं होता जिसके बाद क्या हो, हमें नेगेटिव सेंस निकालना पड़े, ठीक है। तो देखिए अनटिल, ठीक है। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि व्हाट इज द मीन ऑफ अनटिल। तो भाई अनटिल के लिए हम ध्यान रखें कि जब भी अनटिल आएगा, सो व्हाट इज द मीन ऑफ अनटिल। तो अनटिल के लिए हम ध्यान रखेंगे कि अनटिल का अर्थ होता है जब तक नहीं, जी हाँ, टाइम के लिए आता है अनटिल। उसके बाद फिर अनलेस के लिए आता है यदि नहीं। उसके बाद फोरबिड, फोरबिड का क्या अर्थ होता है, फोरबिड का मतलब होता है रोक लगा देना, मना कर देना किसी काम करने के लिए। तो रोक लगाना अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। उसके बाद प्रिवेंट का मतलब भी रोकना ही होता है। प्रोहिबिट का मतलब निषेध होता है, जी हाँ, मना कर देना, पूरी तरह प्रतिबंध लगा देना। उसके बाद डिसवेड, डिसवेड का मतलब भी मना करना ही होता है। डिनाई का मतलब होता है खंडन करना, जी हाँ, डिनाई। रिफ्यूज का अर्थ होता है मना करना। अब यहाँ ध्यान रखेंगे हम कि एक शब्द आपसे कई बार ये पूछा जाता है कि भाई जो डिनाई है और रिफ्यूज है, इसमें क्या अंतर आ रहा है। तो ध्यान रखेंगे, डिनाई जो होता है ये हमेशा ब्लेम्स को मना करने के लिए किया जाता है। जी हाँ, किसी ने आपके ऊपर कोई आरोप लगाया है तो उसे आप डिनाई करते हैं। जैसे पुलिस ने आपने पूछा कि चोरी तुमने की है, तो आप रिफ्यूज नहीं करेंगे, आप डिनाई करेंगे। क्यों? क्योंकि आप पे आरोप लगाया जा रहा है। तो जब भी हम आरोप लगाएंगे किसी ऊपर या हमारे ऊपर कोई आरोप आएगा तो हमें डिनाई करना होगा, खंडन करना होगा उसका, कि नहीं, मैं वहां नहीं था, मैंने चोरी नहीं की है, ठीक है। और जो रिफ्यूज होता है, रिफ्यूज आता है प्रपोजल के लिए। जी हाँ, किसके लिए आता है? प्रपोजल के लिए। अर्थात जब भी कोई प्रस्ताव दिया जाएगा आपको, उसे आप जब मना करोगे तो आएगा आपको रिफ्यूज। जैसे किसी ने बोला कि चलो आज शाम को खाना खाने चलते हैं बाहर, और आपने मना किया, तो आप रिफ्यूज करोगे क्योंकि वो प्रपोजल था, आपने उसे मना किया। आपने बोला कि यार मुझे कुछ काम है इसलिए मैं आज नहीं चल पाऊंगा, इट इज कॉल्ड रिफ्यूज कर दिया आपने, ठीक है। तो ध्यान रखना, आरोपों के लिए डिनाई और रिफ्यूज के लिए, प्रपोजल के लिए रिफ्यूज करना, दोनों का अर्थ मना करना होता है, लेकिन फर्क है। और बस ये फर्क ही तो हमें दूसरों से फर्क स्थापित करवाएगा कि हम ऑफिसर बनेंगे और दूसरे रह जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप ध्यान रखें। उसके बाद लेस, लेस का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, तो उसके लिए आता है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, इनके बाद जब भी कोई भी वर्ड आएगा तो वो नेगेटिव नहीं होगा, या फिर नेगेटिव सेंस नहीं देगा, या नॉट का प्रयोग नहीं होगा। जैसे ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम नॉट गोइंग देयर, उसने मुझे वहां जाने से रोका। तो अब देखिए जरा, यहाँ पे नॉट आ रहा है, ये गलत हो गया है क्योंकि प्रिवेंट आ रहा है, तो ये सही होगा, ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर, उसने मुझे वहां जाने से रोका, ठीक है। नहीं रोका, तो रोकने के लिए नहीं रोकना, ये तो गलत हो जाएगा। इसी वजह से ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर, नॉट यहाँ पर गलत आ जाएगा, और इसी वजह से हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखें। चलिए, उसके बाद है एग्रीमेंट। फिर है निम्न शब्दों के साथ निम्न प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता। जी हाँ, कुछ जो प्रपोजिशंस हैं वो निम्न शब्दों के साथ नहीं आती। उसका क्या कारण है? तो देखिए, जैसे यहाँ पर अवेट आ रहा है, अवेट का अर्थ होता है इंतजार करना। अगर अवेट को हम इंग्लिश में ही देखें तो इसका अर्थ होता है वेट फॉर। जी हाँ, क्या होता है? वेट फॉर। अब आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे भी हम अवेट लगा रहे हैं, उसका अर्थ ही आ रहा है वेट फॉर। तो अगर हमने अवेट के साथ फोर लगा दिया तो अब फोर दो हो जाएंगे, एक जो इसके सेंस में, एक इसके जो अर्थ में इंक्लूड है, और एक आपने अलग से लगाया, तो इस वजह से सेंटेंस बिगड़ जाएगा। जैसे आई वॉज अवेटिंग फॉर यू, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि अवेट के साथ फोर ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो दूसरा फोर लगाने की हमें जरूरत नहीं थी। इसी वजह से आई वॉज अवेटिंग यू, जी हाँ, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, ठीक है। तो अवेट के साथ फोर का यूज नहीं होता। कंप्राइज, कंप्राइज का मतलब शामिल होना होता है, किसी चीज में स्थित होता है, तो कंसिस्ट ऑफ होगा, तो कंप्राइज के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होगा। डिस्पाइट, डिस्पाइट का अर्थ होता है के बावजूद, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है इन स्पाइट ऑफ, इसलिए इसमें इफ
ऑफ का प्रयोग नहीं होता। उसके बाद इन्वेस्टिगेट, तो इन्वेस्टिगेट का जो अर्थ है उसका अर्थ होता है जांच पड़ताल करना, तो इंक्वायर इनटू, इसलिए इन्वेस्टिगेट के साथ कभी भी इनटू का प्रयोग नहीं होगा। इसे आप हमेशा ध्यान रखें, इनटू, ऑफ और फॉर, ये वो प्रीपोजिशंस हैं जिनका प्रयोग कभी अवॉइड के साथ, कंप्राइज के साथ, डिस्पाइट के साथ या इन्वेस्टिगेट के साथ नहीं होता है। आपको ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं फिर। ठीक है, राजू इज माई फैमिली मेंबर सो आई ट्रस्ट हिम ब्लाइंडली। राजू मेरे परिवार का सदस्य है इसलिए मैं उस पर अंधा भरोसा करता हूँ, आंख बंद करके भरोसा करता हूँ, बिल्कुल ब्लाइंड फेथ है मुझे, ठीक है। अब यहां पर हमने ध्यान रखा कि इसे कैसे गलत, क्या गलती है, तो ध्यान रखेंगे फैमिली मेंबर कहना हमेशा एक स्लैंग वर्ड माना जाता है। क्या माना जाता है? स्लैंग वर्ड। इसके स्थान पर हमें मेंबर ऑफ फैमिली का प्रयोग करना सही माना जाता है, ठीक है। तो राजू इज माय फैमिली मेंबर की जगह सही होना चाहिए राजू इज मेंबर ऑफ माय फैमिली। क्या होना चाहिए? मेंबर ऑफ माय फैमिली, तब जाके ये सेंटेंस सही लगेगा। सही ऐसे में भी लगता है क्योंकि हम दिन भर बोलते हैं कि वो तो हमारा फैमिली मेंबर है, ये तो हमारी फैमिली मेंबर है, लेकिन वो गलत है। मेंबर ऑफ फैमिली कहना सही माना जाता है। इसलिए राजू इज मेंबर ऑफ माय फैमिली सो आई ट्रस्ट हिम ब्लाइंडली, इसे आप ध्यान रखिए। अब आप खुद सोचिए कि अभी तक आपने कितनी गलतियां की होंगी, कितनी सिली मिस्टेक्स की होंगी, और फिर हम उम्मीद रखते हैं कि हम टॉप करने वाले हैं या हमारा रिजल्ट सही हो जाए। नहीं, रिजल्ट ऐसे सही नहीं होता है। जब तक आप परफेक्ट नहीं हो जाएंगे, जब तक आप में कोई भी कमी रह रही है, आप ऑफिसर नहीं बन पाएंगे। इसलिए जब आप अपनी सारी कमियों से लड़ेंगे, उन्हें दूर करेंगे, तभी हम ऑफिसर बन सकते हैं। भले इसके लिए आप कितने ही भगवान के सामने गिड़गिड़ाएं, कुछ भी करें, भगवान आपको अपना आशीर्वाद तभी देंगे जब आप उस योग्यता के काबिल हो जाओगे, ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखें। उसके बाद है रीजन और बिकॉज का प्रयोग साथ नहीं होता, क्योंकि दोनों का अर्थ कारण बताने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? कारण बताने के लिए। जी हाँ, रीजन का अर्थ भी कारण होता है, बिकॉज का मतलब भी कारण होता है। इसलिए जिस वाक्य में रीजन आ रहा है उस वाक्य में बिकॉज नहीं आएगा, बिकॉज के स्थान पर वहां पर दैट का हम प्रयोग कर देंगे, ठीक है। जैसे रीजन वाई या रीजन दैट का प्रयोग सही माना जाता है। रीजन के साथ या तो वाई लगाओ या दैट लगाओ, तब सही है, ठीक है। जैसे द रीजन ऑफ हिज कमिंग लेट बिकॉज ही वॉज बिजी इन द मीटिंग, तो अब जब ऑलरेडी रीजन दिया हुआ है तो बिकॉज देने की जरूरत नहीं है, इसलिए आप बिकॉज की जगह अगर दैट लगा देंगे तो सेंटेंस ज्यादा सही होगा। ज्यादा क्या मतलब? सही होगा और अच्छा भी लगेगा। तो द रीजन ऑफ हिज कमिंग लेट दैट ही वॉज बिजी इन मीटिंग, तो भाई वो मीटिंग में बिजी था और इसी वजह से नहीं आ पाया। उसके बाद दिस इज द रीजन वाई ही डज नॉट कम हेयर, दिस इज द रीजन वाई ही डज नॉट कम हेयर, तो ये कारण था कि वो यहाँ क्यों नहीं आया। तो देखो, रीजन के साथ वाई लगा, बिकॉज नहीं लगा। दिस इज द रीजन बिकॉज ही डज नॉट कम हेयर, ये गलत हो जाता, ठीक है। चलिए, उसके बाद फिर आई गॉट 55 मार्क्स बट द पासिंग मार्क्स वर 60, तो भाई मुझे 55 मार्क्स मिले लेकिन जो पासिंग मार्क्स थे वो थे 60, तो इसके अकॉर्डिंग में फेल हो गया, ठीक है। अब ध्यान रखेंगे भाई, पासिंग मार्क्स कहना हमेशा एक स्लैंग वर्ड होता है। जी हाँ, सोचिए बचपन से हम लोग, हमारे टीचर सब पासिंग मार्क्स ही बोलते हैं, भाई पासिंग मार्क्स तो ले आओ, लेकिन वो गलत होगा। हमेशा पासिंग की जगह पास मार्क्स का प्रयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पास मार्क्स का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे। इसी तरह लिंकिंग लैंग्वेज के स्थान पर लिंक लैंग्वेज और लिंकिंग रोड के स्थान पर लिंक रोड का प्रयोग सही होता है, ये गलत माना जाता है। तो आप जब भी कभी भी प्रयोग कर रहे हैं तो यू आर नॉट गोइंग टू से दिस दैट संस्कृत इज अ लिंकिंग लैंग्वेज बिटवीन तमिल एंड हिंदी, तो संस्कृत जो है वो हिंदी और तमिल की कनेक्टिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, या है। तो इसे हम ध्यान रखेंगे, लिंकिंग लैंग्वेज गलत होगा। आप बोलोगे संस्कृत इज द कनेक्टिंग या लिंक लैंग्वेज बिटवीन हिंदी एंड तमिल, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड लिंक लैंग्वेज हो गए, और लिंक रोड। उसके बाद है बैग एंड बैगेज का अर्थ विथ ऑल बिलोंगिंग्स, पूरा सामान सहित या बोरिया बिस्तर सहित होता है। कहते हैं ना भैया वो तो बोरिया बिस्तर उठा के भाग गया, 9 2 11 हो गया, ठीक है। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे बैग एंड बैगेज, तो बैग एंड बैगेज का मतलब ये होता है बोरिया बिस्तर सहित या पूरा सामान सहित, विथ ऑल बिलोंगिंग्स, ठीक है। तो देखिए विथ, इसलिए बैग एंड बैगेज के साथ कभी विथ का प्रयोग नहीं होता क्योंकि इसमें विथ जुड़ा ही होता है। तो इसी कारण से बैग एंड बैगेज के साथ विथ का प्रयोग नहीं होता। आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आएगा ही लेफ्ट द सिटी विद बैग एंड बैगेज, तो उसने शहर छोड़ दिया बोरिया बिस्तर सहित। अब यहां पर विथ आ गया, वो गलत है। आएगा ही लेफ्ट द सिटी बैग एंड बैगेज, उसने छोड़ दिया है शहर बोरिया बिस्तर सहित, ठीक है।
चलिए, उसके बाद है रिलेटिव प्रोनाउन। तो भाई रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं, जैसे हु होता है, हुम होता है, विच होता है, दैट होता है, इसके पहले ना तो हम एंड का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही हम टू का प्रयोग कर सकते हैं। जी हाँ, एंड और टू जो होते हैं वो दोनों का प्रयोग हम इसके साथ नहीं कर सकते। जैसे दिस इज माई बुक एंड विच इज माई फेवरेट, गलत हो गया, दिस इज माई बुक विच इज माई फेवरेट। ठीक है, तो ये सही रहेगा, एंड का प्रयोग हम नहीं करेंगे। इसी तरह दिस इज द मैन टू हुम आई वॉज गिविंग मनी, नहीं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हुम आ रहा है तो इसलिए दिस इज द मैन हुम आई वॉज गिविंग मनी, ये वही व्यक्ति है जिसे मैं पैसे देने जा रहा था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि भाई हु विच हुम के साथ अगर कभी भी आप प्रयोग कर रहे हैं तो एंड और टू का प्रयोग उनके पहले नहीं किया जाना चाहिए। चलिए, उसके बाद है दे ऑलवेज डू मिस्टेक्स इन प्रेजेंटेशन, वो हमेशा प्रेजेंटेशन में गलतियां कर देते हैं। तो गलती तो यहीं पर हो गई, क्योंकि जब भी आप गलती करोगे तो आप डू मिस्टेक नहीं करते, आप हमेशा कमिट मिस्टेक करते हो। क्या करते हो? कमिट मिस्टेक, वही कहना सही होता है जी के, तो इसलिए आप ध्यान रखें। तो डू मिस्टेक कहना गलत होता है, इसके स्थान पर कमिट मिस्टेक कहना सही है। दे ऑलवेज कमिट मिस्टेक्स इन प्रेजेंटेशन। हो गए? तो देखिए कितनी सारी इंपॉर्टेंट जरूरी बातें हम आपको बता रहे हैं और कितने इजी वे में हम लोग ये समझ रहे हैं। तो बस ध्यान रखिए कि अगर आपको लैंग्वेज में कंट्रोल करना है, कमांड करना है, तो आपको सब्र रखना पड़ेगा, आपको वोकैब अच्छे से याद करना पड़ेगी और आपकी ग्रामर बहुत अच्छी होना चाहिए। और ये सारा का सारा आपको मिलता है सिलेक्शन धाम पर, इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि भाई सिलेक्शन धाम को शेयर कीजिए, अच्छे कमेंट कीजिए और सबसे बड़ी बात है पढ़िए, ध्यान लगाइए उसमें। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। चलिए, उसके बाद सपोज और इफ का प्रयोग साथ में नहीं होता। जी हाँ, ध्यान रखेंगे, सपोज और इफ का प्रयोग साथ में नहीं होता। क्यों नहीं होता सपोज और इफ का प्रयोग? क्योंकि सपोज का अर्थ होता है मानो या यदि, और इफ का मतलब भी वही होता है, इसलिए सपोज इफ योर ऑल प्रॉब्लम्स हैड बीन सॉल्व, है ना, मानिए अगर आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होती, या ठीक है, तो सपोज इफ गलत हो गया, क्योंकि सपोज और इफ का साथ नहीं होगा। सही क्या होगा? सपोज योर ऑल प्रॉब्लम्स हैड बीन सॉल्व, मानिए कि आपकी सारी प्रॉब्लम सही हो गई, या फिर यदि आपकी सारी प्रॉब्लम सही हो गई होती। ठीक है, तो यहां ध्यान रखेंगे, या तो सपोज लगाएंगे या इफ, दोनों का प्रयोग साथ में नहीं होता, कभी नहीं होता। ठीक है, उसके बाद है रिलेटिव प्रोनाउन। हु विच दैट के बाद कभी भी किसी पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाता। ध्यान रखेंगे, यदि हु विच दैट लग रहा है और उसके पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आ रहा है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन में हमेशा देख सकते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये रहा रिलेटिव प्रोनाउन, देखिए इसके पहले एक रिंग आ रहा है। क्या आ रहा है? रिंग। तो हमेशा ध्यान रखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के पहले हमेशा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, और इसी वजह से इसके बाद किसी भी प्रोनाउन का प्रयोग हम नहीं करते, है ना। उसी के लिए मतलब कहने का मतलब यह है कि भाई जब भी कभी जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आ रहा है उसके लिए दूसरा प्रोनाउन हम यहां पर प्रयोग नहीं करते। ठीक है, इसलिए आप ध्यान रखें, उसका प्रयोग फिर दोबारा नहीं होगा। ठीक है, तो देखो दिस इज द रिंग विच आई बॉट इट फॉर यू। अब ये इट क्यों आया? यहाँ इट का रिंग के लिए आया, जबकि रिंग के लिए तो हमें कोई भी पर्सनल प्रोनाउन मतलब ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू कुछ भी यूज नहीं करते। जो भी जस्ट रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आ रहा है इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन के बाद कोई भी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, तो दिस इज द रिंग विच आई बॉट इट फॉर यू गलत हो जाएगा, सही होगा दिस इज द रिंग विच आई बॉट फॉर यू। भैया ये वही रिंग है जो मैंने तुम्हारे लिए खरीदी है। तो अब रिंग के लिए इट लगाना यहाँ पे गलत था, क्योंकि जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन जस्ट रिलेटिव नाउन के पहले आता है उसके लिए कोई भी नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग यहां पर नहीं किया जाता। इसे आप ध्यान रखें, इसलिए ये सही हो गया और वो गलत हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, तो सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है तो ध्यान रखेंगे, जैसे फ्री शिप। फ्री शिप का मतलब होता है भाई छात्रवृत्ति, है ना, फ्री में जो स्टूडेंट के लिए सुविधा दी जाती है, तो इट इज कॉल्ड फ्री शिप नहीं होता, फ्री स्टूडेंटशिप सही उसके लिए वर्ड होगा। इसी तरह लेक्चररशिप गलत है, लेक्चरशिप सही होता है, लेक्चररशिप गलत है, लेक्चरशिप सही है। ठीक है, उसके बाद कंप्लीटली ब्लैक कहना गलत है, जेट ब्लैक कहना सही माना जाता है। साइन गलत है, सिग्नेचर जी हाँ, अगर आप बोल रहे हो प्लीज है ना, प्लीज साइन द डॉक्यूमेंट, नहीं, प्लीज
गिव सिग्नेचर या प्लीज पुट योर सिग्नेचर ऑन द डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसके बाद फास्ट एनिमीज, फास्ट एनिमीज गलत होता है, फास्ट फ्रेंड होता है हमेशा। इसी तरह सॉल्न फ्रेंड, मतलब कट्टर दोस्त नहीं होते, कट्टर दुश्मन होते हैं, इसलिए सॉल्न एनिमीज होगा। कट जोक्स, कट जोक्स का मतलब चुटकुले सुनाना, तो कट जोक्स गलत होगा, क्रैक जोक्स कहना सही होता है। उसके बाद एम्प्टी चेक, एम्प्टी हमेशा चीज होती है खाली जिसमें लिक्विड भरा जा सके, उसे हम एम्प्टी बोलते हैं, जैसे हमारा पेट्रोल का टैंक। तो आपने देखा होगा कि जब हमारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने वाला होता है तो वो ई का साइन बताने लगता है, उसका एरो, इट इज कॉल्ड एम्प्टी हो गई, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो चेक ब्लैंक होता है, जो भी चीज लिखने पढ़ने वाली होती है तो उसे ब्लैंक बोलते हैं, कोरा जैसे हम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद शिप ड्रोन, नहीं भाई, नॉन लिविंग चीजें हमेशा सिंक होती हैं, तो इसलिए यहाँ पर शिप सैंक आएगा। ड्रोन होता है लिविंग थिंग्स के लिए, तो यहाँ पर राम सैंक गलत हो गया, राम ड्रोन आएगा। क्यों? उसका कारण है कि भाई राम जो है वो लिविंग है, इसलिए वो ड्रोन करेगा, और जो भी नॉन लिविंग है वो सिंक को करेगी, ठीक है। चलिए उसके बाद है इन्वेंटेड इंडिया। जी हाँ, कभी भी ऐसी चीज जिसका अस्तित्व पहले से था उसके लिए इन्वेंटेड नहीं, डिस्कवर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? डिस्कवर का प्रयोग, क्योंकि इंडिया तो पहले से था, उसे बनाया थोड़ी गया है लैब में, ठीक है। इसी तरह डिस्कवर्ड जेट इंजन, अब जेट इंजन पहले से मौजूद नहीं था, उसे बनाया गया असेंबल करके, पूरा प्रैक्टिकल करके, तो इसलिए यहां पर इन्वेंटेड जेट इंजन होगा। किसी चीज का आविष्कार करना, उसके लिए इन्वेंटेड, किसी की खोज करना, डिस्कवरी करना, ठीक है। ऐसे ब्लंडर मिस्टेक्स, ब्लंडर इटसेल्फ अ बिग मिस्टेक। जी हाँ, ब्लंडर का अर्थ ही होता है बड़ी गलती, इसलिए या तो आप ब्लंडर का प्रयोग करें या फिर बिग मिस्टेक का प्रयोग करें। ब्लंडर और मिस्टेक का प्रयोग कहना हमेशा गलत होता है, ठीक है। और इसी तरह से यहां पर आप ध्यान रखेंगे, एक वर्ड आता है कंसोल्ट। जी हाँ, कौन सा वर्ड आता है? कंसोल्ट। तो कंसोल्ट जो है इसका अर्थ ही होता है हस्बैंड या फिर वाइफ। जैसे हमारा कजिन होता है तो कजिन का अर्थ ही होता है भाई या बहन, इसी तरह कंसोर्ट का अर्थ ही होता है पति या पत्नी, इसलिए कंसोर्ट के साथ कभी भी हस्बैंड या वाइफ नहीं लगाया जाता, ये गलत माना जाता है। क्या माना जाता है? गलत माना जाता है। लेकिन कंसोर्ट का प्रयोग हमेशा, ध्यान रखेंगे कि कंसोर्ट का अर्थ हमेशा या तो किंग के साथ आएगा, है ना प्रयोग, या फिर क्वीन के साथ आएगा, या फिर किसी शासक या रूलर के साथ आएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि भाई कंसोर्ट का प्रयोग हम या तो किंग के साथ कर सकते हैं, या क्वीन के साथ कर सकते हैं, या किसी रूलर शासक के साथ कर सकते हैं, ठीक है। ये रॉयल फैमिली से ही आ सकते हैं, उसी को बोलेंगे। जैसे हमने बोला द किंग वॉज वेटिंग फॉर हिज कंसोर्ट, अर्थात राजा अपनी रानी का इंतजार कर रहा था, पत्नी का इंतजार कर रहा था, ऐसे हम बोल सकते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं द क्वीन वॉज वेटिंग फॉर हर कंसोर्ट, मतलब रानी अपने राजा का या पति का इंतजार कर रही थी, तो इसलिए ध्यान रखेंगे कंसोर्ट का अर्थ हस्बैंड और वाइफ तो होता है, लेकिन किसी राजा रानी या शासिका के लिए, ठीक है। अब आम इंसान क्या करे? भाई शादी तो वो भी करेगा, आम इंसान भी शादी करेगा ना, तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे कि आम इंसान के लिए हम स्पाउस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? स्पाउस। जी हाँ, इट इज कॉल्ड स्पाउस का हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो स्पाउस का अर्थ भी पति या पत्नी होता है, इसलिए स्पाउस के साथ आप ध्यान रखना, ना तो हम कभी हस्बैंड लगाने वाले हैं और ना ही हम कभी वाइफ लगाने वाले हैं, क्योंकि स्पाउस का अर्थ ही होता है पति या पत्नी। तो आप देखना आपके पापा की या मम्मी को इंश्योरेंस पॉलिसी होगी, या कोई इनविटेशन आपके यहाँ से आता है तो वहां पे लिखा रहता है स्पाउस। स्पाउस मतलब अगर लड़की है तो वो पति को लेके जाएगी, और अगर पति है तो वो वाइफ को लेके जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप ध्यान रखें, ये सारी की सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इसी तरह से देखिए हमने मजे मजे में स्लैंग्स और सुपरफ्लूस पूरा कर लिया। तो बस जुड़े रहिए सिलेक्शन धाम के साथ और देखते रहिए कि किस तरीके से इस साल हम लोग धमाका करने वाले हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो रहेगा एडवर्ब्स का, मिस बिल्कुल मत कीजिए, नोट्स बनाइए अच्छे से और इन्हें रिवाइज कीजिए, क्योंकि जब हम लोग प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करेंगे तब आपको ये सारे टॉपिक्स बहुत काम आने वाले हैं। तो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।